सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर है 24 सोल्व करेंगे। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है और ये साइकोलॉजी जिसके भी रीट है, सीटेट है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, जितनी भी टीचर की भर्तियां हैं जिनमें साइकोलॉजी लिखा हुआ है, साइकोलॉजी है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और आज मैंने बहुत गजब के प्रश्न लिए हैं। मैंने जो आज प्रश्न लिए हैं ये सीटेट लेवल तक के मैंने प्रश्न लिए हैं इसमें से। तो आप कमेंट करके मेरे को बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। 12 प्रश्न है, 12 में से आपके कितने सही होते हैं। और ये सब मनोविज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम से लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि एक पार्ट से लिए गए। मनोविज्ञान में 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो आप बताना मुझे कि आप कमेंट करके आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ, इसका उत्तर देना आप मेरे को और फिर इसकी व्याख्या सुनना आराम से ध्यानपूर्वक। मेरा हर एक शब्द प्रश्न का रूप है साथियों, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मेरा हर एक शब्द जो होता है ना, ये आपके लिए एक प्रश्न का रूप होता है, तो आप शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज का मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। देखो पहला प्रश्न आपके लिए पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है पहला प्रश्न, ये स्क्रीन पर पेश हो चुका है। देखो पहला प्रश्न ये कहना चाहता है विकास कैसा परिवर्तन है। विकास कैसा परिवर्तन ये आपको बताना है। विकास जो है ना, ऑप्शन नंबर पहला है रचनात्मक है, गणनात्मक है, गुणात्मक है, नकारात्मक है। आपने देखा होगा साहब ऐसा प्रश्न तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखोगे कहाँ, अभी धाकड़ साइंस क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहली बार देखोगे। तो इस प्रश्न का जल्दी से मुझे आंसर दीजिए सभी जने। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा जल्दी से बताइए। तो विकास जो होता है ना, ये होता है हमारा गुणात्मक। विकास में क्या होते हैं, गुण होते हैं। ध्यान देना, विकास होता है गुणात्मक, विकास होता है मात्रात्मक। विकास गुणात्मक और वह मात्रात्मक होता है। ये बात आपको आराम से याद रखनी। क्या क्या होता है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। ये बात आराम से याद रख लोगे आप। अब मैं विकास की ध्यान रखना, विकास के बारे में बता रहा हूँ आपको। विकास क्या क्या होता है देखो। विकास जो होता है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। विकास एक निश्चित दिशा में चलता है। मतलब निश्चित दिशा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो विकास मतलब सिर से पैर की ओर, स्नायु मंडल से बाहर की ओर। तो ये क्या कहाँ से चलता है, एक निश्चित दिशा में चलता है। फिर मैंने बताया विकास जो होता है ना बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय का मतलब होता है शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है। और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है। क्या कहना चाहता है साहब अगला प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है। अगला प्रश्न दूसरा है। ये दूसरा प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो ये कहना चाहता है आपसे साहब, वृद्धि का संबंध किससे है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये दोनों प्रश्न, मैंने आपके लिए ले लिया आज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। देखो उधर विकास पूरा हो गया, इधर ये आ गई, वृद्धि आ गई। इसी को अभिवृद्धि भी कहते हैं, ध्यान देना, अभिवृद्धि भी इसी को कहते हैं। मनोविज्ञान में दो शब्द चलते हैं, एक तो अभिवृद्धि, यहाँ पे दी आता है ना, तो इसका तो मतलब होता है वृद्धि से, बढ़ने से। और यहाँ पे ती आता है ना, तो ती का मतलब होता है देखने का नजरिया। अभिवृद्धि, ती का मतलब क्या होता है, देखने का नजरिया, हम किसको कैसे देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 2 को सही जाता है। वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि का संबंध होता है हमारे आकार और भार से होता है। किससे होता है, आकार और भार से संबंध होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरु जी आप जैसे विकास के बारे में आपने बताया, इसी प्रकार वृद्धि के बारे में भी बताओ। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो है, जैसे मैंने बताया था आपको विकास के बारे में, विकास बहुपक्षीय होता है, वृद्धि क्या होती है, एक पक्षीय होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि विकास जो होता है ना जीवन पर्यंत चलता है, ये निश्चित समय के बाद रुक जाती है। मैंने उसमें आपको ये बताया कि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ये केवल मात्रात्मक होती है। अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा, विकास और इनका बहुत अंतर। इनके विकास की मैंने बताई थी निश्चित दिशा होती है, इनमें कोई दिशा नहीं होती है। मैंने वहाँ पे बताया था विकास एक व्यापक अवधारणा है, ये एक संकुचित अवधारणा है। तो ये थी साथियों विकास और अभिवृद्धि की संकल्पना। इस दोनों से मैंने प्रश्न बना लिए। इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं जाएगा। जो अभी मैंने बोला ना, अभिवृद्धि और विकास से कोई प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं दूसरा प्रश्न लेकर आता हूँ आपके सामने, दूसरा प्रश्न पेश करता हूँ। तीसरा मतलब प्रश्न संख्या तीसरा। तो प्रश्न संख्या तीसरा आपके सामने आ चुकी है। देखो क्या कहना चाहता है साहब, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। ये नीचे कारक लिखे हुए हैं, इनमें से ऐसा कारक आपको बताना है जो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। कौन सा है जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है साथियों ध्यान देना, अधिगम है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक जो होता है ना, वो होता है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। लक्ष्य है, हमने कौन सा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया, और हम व्यक्तिगत मतलब हम स्वयं कितना संतुष्ट है। मान लो कि देखो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे मान लो अभी आप रेट की तैयारी कर रहे हो, अब आप मास्टर बन जाते हो, कौन सी क्लास तक, 8वीं क्लास के मास्टर बन जाते हो। अब आपके मन में आता है नहीं यार मेरे को तो 12वीं तक का मास्टर बनना है। अब 12वीं तक का मास्टर बनना है ना आपको, तो आप क्या करोगे, 12वीं तक का मास्टर बनना है आपको, तो आप क्या करोगे, और मास्टर की डिग्री प्राप्त करोगे, और फिर क्या करोगे, फर्स्ट ग्रेड फाइट करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, 12वीं तक के टीचर बन पाओगे। तो क्या हुआ कि व्यक्तिगत संतुष्टि है कि नहीं व्यक्ति में, इसी से व्यक्ति को क्या होता है, अधिगम को अभिप्रेरणा मिलती है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, और ये पेश हो गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब।
इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना सभी मित्र मेरे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति, ध्यान देना, सूक्ष्म गति के कौशल का उदाहरण है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखने में नहीं मिलते, डायरेक्ट पेपर में मुलाकात होती है ऐसे प्रश्नों से। फिर बच्चे क्या हड़बड़ा जाते हैं और प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं, और फिर उनके वो बोलते हैं यार काश भगवान मुझे 1 नंबर और दे देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। भगवान आपको 1 नंबर तभी देगा जब आप मेहनत करोगे। भगवान मेहनत का खरा फल देता है, ध्यान देना। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भगवान हमेशा क्या करता है, हमें हमारी मेहनत का हमें 100% फल देता है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और धाकड़ साइंस क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सूक्ष्म गति कौशल बताइए आप मेरे को। सूक्ष्म गति का मतलब होता है, देखो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। अब आपको इससे तो आप अंदाजा लगा लोगे। और गति का मतलब क्या होता है, चलना फिरना। कौशल का मतलब क्या होता है, उसमें कितनी क्षमता है। तो आप इसका करेक्ट आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए। अब तो आप आराम से, मैंने हिंट भी दे दिया आपको, आराम से बता दोगे आप अब तो। साथियों आप खुद सोचना, देखो जैसे कोई कूदना लगाएगा ना, तो अरे कूदने में पूरा शरीर काम करता है, तो सूक्ष्म वही नहीं, बड़ा हो गया। लिखना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिखना। लिखना जो होता है ना, ये प्रश्न आया हुआ है रीट में, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, रीट में आया हुआ प्रश्न है। सूक्ष्म गति कौशल जो होता है ना, रीट या सीटेट, इनमें से किसी में एक में आया ये प्रश्न। सूक्ष्म गति कौशल जो होता है ना, क्या होता है, तो ये ध्यान देना, लिखना। लिखना जो है ना, ये सूक्ष्म होता है। और ये क्या होते हैं, तो ये देना, ये ध्यान देना, सूक्ष्म नहीं होते। ये क्या होते हैं, बड़े बोल सकते हैं, या इससे, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको सकल मोटर। सकल मोटर बोल सकते हैं इनको। ये होते हैं कूदना, दौड़ना, चढ़ना, इनमें हमारा शरीर का पूरा अंग काम करता है। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश हो गया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, इसका जवाब दो आप मेरे को। अब आपने मनोविज्ञान के काफ़ी पढ़ ली, नोट्स और सब कुछ पढ़ लिया। अब आप टेस्ट सीरीज पर विशेष ध्यान दो। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जितने कम प्रश्न सही हो रहे हैं, जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बार बार पढ़ो। अब समय है साथियों, समय आ गया सटीक तैयारी का। अब आप सोचो कि नहीं हम तो जो पहले हैं वैसे हैं, तो वो बिल्कुल हमारा मामला डिसमिस कर देगा। फिर पांचवा प्रश्न ये कहना चाहता है कि किसने, ध्यान देना, पांचवा प्रश्न क्या कहना चाहता है हमसे। पांचवा प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, किसने किया था जल्दी से बता दो। सब जने उत्तर दे दोगे इसका, तो मेरा सिंपल प्रश्न है और सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 को जाता है। अल्फ्रेड बिन्ने जो है ना, अल्फ्रेड बिन्ने ने 1890 में, फिर ध्यान से सुनना, 1890 में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक विचार दिया था। तो ये अल्फ्रेड बिन्ने कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, शिक्षाविद थे। ये शिक्षाविद थे अल्फ्रेड बिन्ने। तो अल्फ्रेड बिन्ने ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि के परीक्षण को लेकर एक विचार दिया था। बिन्ने के द्वारा ही मानसिक आयु शब्द दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। इन्होंने क्या किया था, देखो इसमें तो क्या कर दिया इन्होंने, 1890 में तो इन्होंने, अल्फ्रेड बिन्ने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण कर दिया था। और इन्होंने 1908 में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं, 1908 में मानसिक आयु शब्द इन्होंने ही दिया था। किन्होंने, इन्होंने बिने साहब ने क्या दिया था, ये दिया था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये 2 4 और बेटे आप, ये कौन कौन है। तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है ना, ध्यान ना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है ना, इन्होंने क्या किया था, आपको मन में ये जिज्ञासा जानने को हो रही है, तो इन्होंने भी बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी बुद्धि के परीक्षण का सिद्धांत दिया था, वेस्लर परीक्षण बोलते हैं जिसे। मैं छठे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो सीटेट में आए हुए प्रश्न है। हवा लगेगी ना धुआं, और धुआं लगेगी ना हवा, और 100 फीट ऊपर से जाएंगे प्रश्न। आप सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा बड़ा संकट आ गया। संकट नहीं, आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न आ गए। समझ में आ रहे ना, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके, अगर आपको पहली बार मुलाकात होगी ना यहाँ पे धाकड़ साइंस की टेस्ट ज्वाइन नहीं करोगे और आप डायरेक्ट के देखो पेपर को ज्वाइन करोगे ना, तो आपके ये 100 फीट ऊपर से जाएंगे ये प्रश्न। इन प्रश्नों को हम सोल्व करना पहले सीख लेते हैं। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। पहले तो ये देखना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है साहब, सीख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, देखो पहली बार में नहीं पहुंच रहा है, और ये लो गलत हो गया ये। क्यों, क्योंकि बच्चे क्लास में सीखे जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि बच्चे केवल क्लास में सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा क्या कहना चाहते हैं, इसको पढ़ लेना एक बार। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते, बिल्कुल सही है साहब। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न साथियों सीटेट में आते हैं। आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना और चारों ऑप्शन को पढ़ के फिर उत्तर देना। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। सातवां प्रश्न, देखो सातवां प्रश्न फिर इसी का भाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या कहना चाहता है, देखो ये प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। विकलांग बच्चा है, मतलब विकलांग बच्चा है, वो पहली बार विद्यालय आया है, तो एक शिक्षक टीचर को क्या करना चाहिए, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। साथियों वो ऑप्शन बहुत खतरनाक है इस प्रश्न के।
ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान से पढ़ के उत्तर सेलेक्ट करना। पहला ऑप्शन समझ में आ गया कि विकलांग बच्चे को विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट देखो, नेगेटिव पॉइंट को पहले क्या करना है, काट देना है साहब। नेगेटिव पॉइंट तो नजर ही नहीं आना चाहिए हमारे। जैसे नेगेटिव पॉइंट आया और उसकी तो फाइल निपटा दो। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। ये नेगेटिव लग रहा कि नहीं लग रहा? देखो बेचारा पहले से तो वो विकलांग है और उसके लिए आप ऐसी परीक्षा ले रहे हो, क्या ये सही रहेगा? क्या आप खुद सोचो एक बार, क्यों उसके लिए ही क्यों ले रहे हो? सबके लिए, या तो प्रवेश परीक्षा सबके लिए लगा दो, एक बच्चे के लिए लगाना ठीक नहीं रहता ना। तो नेगेटिव गया ये भी। बच्चे कौन? पहला और दूसरा। विकलांग के लिए विशेष बच्चे विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, या क्या देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए। यहाँ पे जाना प्रश्न थोड़ा और है नीचे, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए। देखो नीचे प्रश्न क्या करना चाहता है, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। साथियों ध्यान देना, इसमें पहला दो ऑप्शन तो आपने काट दिया आराम से, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत खतरनाक पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान देना, समावेशी शिक्षा ये कहते हैं कि विकलांग बच्चा हो चाहे कोई सा बच्चा हो, उनको सभी को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो आप अलग स्कूल में भेज ही नहीं सकते, ये भी क्रॉस। तो बच्चा कौन सा? ये वाला, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। समझ में आया साथियों? ये चीज़ समझ में आई नहीं आई पहले मेरे को ये बता दो, ये प्रश्न कैसे सही होगा? समझ में आया ना ये चीज़? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने व्याख्या भी बता दिया आपको कि कैसे आया ये ऑप्शन। जो हमें नहीं आ रहा उसको क्रॉस करते जाओ और राइट उत्तर लगाते जाओ। ये ऑप्शन बहुत सीधा तरीका होता है ये। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। आज का देखो प्रश्न आज के खतरनाक लग रहे नहीं लग रहे? आप खुद बताओ। झड़ से हिला रहे प्रश्न, आपको हिला रहे नहीं हिला रहे? इतने खतरनाक प्रश्न लिया आज मैंने आपके लिए। देखो 8वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब, आपको ये बताना है कि क्या बताना है आपको। देखो थोड़ा और छोटा कर दूं मैं इसको। प्रश्न आपसे पूछना चाहता है साहब, कक्षा 8वां प्रश्न ये पूछना चाहता है, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। देखो कक्षा 1 पहली क्लास में बच्चे हैं और उनमें भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए हमें बताना है। तो साथ ही सीधा सीधा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है, भाषा कौशल के विकास मतलब भाषा कौशल का विकास जो है इसका क्रम बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर बताइए मेरे को। ये प्रश्न 8 बार तो आ चुका होगा अब तक, मैं गिना दूं आपको। 2-3 बार तो सीटेट में पूछ लिया गया है, एक बार रीड में पूछ लिया गया है, एक बार एमपी टेट में पूछ लिया गया है। ये प्रश्न 8 बार आ गया। ये प्रश्न मैंने एक बार गिना, इसको 8 बार आ गया ये प्रश्न साथियों, ये कोई कम बार नहीं आया। तो पहला ऑप्शन सही होगा इसका। देखो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है ना साथियों, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। और अब आप करेक्ट आंसर कैसे है इसकी व्याख्या करते हैं। देखो बालक सबसे पहले क्या करता है, बालक सुनता है, फिर क्या करता है वो बोलता है, और बालक बोलने के बाद क्या करेगा, वो पढ़ेगा, फिर वो क्या करेगा, लिखेगा। एक अलग ही मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम मैडम मारिया मांटेसरी, उनके अनुसार ध्यान देना इन दोनों का क्रम उल्टा होता है। वो कहते हैं कि देखो LSRW ये तो होता है सामान्य, और मैडम मारिया मांटेसरी के अनुसार ये होता है। दोनों क्रम आपको याद रखने हैं। और ध्यान देना साथियों, इनमें से जो है ना, इनमें से क्या क्या, इनमें से मैं बता दूं आपको। देखो सुनना, सुन रहे हो और आप पढ़ रहे हो, ये तो ये क्या है, ये ग्राह्य कौशल है। और आप बोल रहे हो और लिख रहे हो, ये है हमारे क्या, अभिव्यंजना कौशल। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसमें से ध्यान देना, ये दोनों क्या लिखित सामग्री है, ये दोनों मौखिक सामग्री है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साथियों में। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है स्क्रीन पर। देखो या स्क्रीन पर पेश हो गया है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो, मतलब पाठ में रुचि नहीं ले रहे हो, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे की किताब खींच रहे हैं, पीछे से शोर कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। उससे पानी पेशाब करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये बताना है इसमें। तो ध्यान देना, यदि एक विद्यार्थी है वो पाठ पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो क्या करना चाहिए, शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए। निश्चित तौर पर शिक्षण विधि बदल दोगे आप तो बालक रुचि लेना लग जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ साथियों। अगला प्रश्न आज का 10वां प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है। देखो 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है, सस्वर वाचन जो करवाया जाता है ना, ये क्यों करवाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा जल्दी से बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर 2 को, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। साथियों बहुत से बच्चे होते हैं जो माध्यमिक स्तर पर 10वीं कक्षा में आ जाते हैं, तब भी वो सही से पढ़ नहीं सकते हिंदी को, वो सही से पढ़ नहीं सकते ना, उनके लिए ये क्या सस्वर वाचन करवाया जाता है, ताकि वो क्या करे, बच्चे अच्छे से पढ़ ले। साथियों ध्यान देना, वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन जो होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है, आदर्श सस्वर वाचन और अनुकरण सस्वर वाचन। आदर्श सस्वर वाचन जो होता है ना, ये शिक्षक के लिए होता है। अनुकरण सस्वर वाचन होता है बच्चों के लिए होता है। मौन वाचन भी 2 प्रकार का होता है, मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन क्या करता है, गंभीर मौन वाचन में बालक गंभीरतापूर्वक स्मरण करता है। गंभीरतापूर्वक का मतलब होता है कि किसी तथ्य को गहराई से जानता है। और द्रुत का मतलब होता है दोहरान, दोहरान का मतलब वो रिविजन करता है। 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है साथियों। 11वां प्रश्न ये आ चुका है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब, क्या कहना चाहता है प्रश्न, ध्यान से देखना।
प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो ये बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर होता है ना साथियों, ध्यान देना, ये अभी नीचे भी है इसका, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल नीचे भी है इसका। तो ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 4। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना किसी भी प्रकार का बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। देखो ये है संगति आवश्यकता, मतलब आप किस मित्रों के साथ में रह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है, तीनों ये नहीं है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी इसी का काकाश्री है, ये बोल सकते हैं हम। इसी का क्या है, काकाश्री है। तो इसका भी आप उत्तर दोगे मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया है ये। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो कौन सा होगा इसमें, जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होता है साथियों, ये होता है ऑप्शन नंबर 2। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। यही जो है ना विद्यालय आधारित मूल्यांकन का आधार है। तो आज के ये 12 प्रश्न थे साथियों। 12 प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखो वास्तव में आपका मन को लगता है कि हाँ यार हमें कुछ अच्छा मिला है, देखो इतनी अच्छी व्याख्या, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए। मैं हर एक प्रश्न की इतनी अच्छी व्याख्या कर रहा हूँ, जहाँ तक संभव हो सकता है उस टॉपिक को यहीं पे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चाहे समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन हमारी एक मनोविज्ञान बहुत ही अच्छी हो रही है और रोजाना हो रही है। देखो पूरी मनोविज्ञान पे एक दिन हम पूरी मनोविज्ञान पर, जैसे ये मान लो पूरी मनोविज्ञान की ये किताब है, तो इस पूरी पे एक दिन हमारा हाथ जा रहा है। हम पूरी मनोविज्ञान पे हमारा दिमाग काम कर रहा है। देखो हम छः मिनट हैं, 6 मिनट से रोजाना 2-2 प्रश्न उठा रहे, तो हमें कुछ छूट भी नहीं रहा है और हमारे सारे प्रश्न भी क्लियर हो रहे हैं। तो मैं तो मेरे हिसाब से साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। यदि आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। साथियों आप शेयर करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हो तो शेयर भी करना प्लीज़, इसको मैं मेरी रिक्वेस्ट समझना, मेरा निवेदन समझना। आप इसको शेयर करोगे और अपने मित्रों को स्पेशल बता दो ना। आप तो गीताकर साइंस क्लास की टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन करना रोजाना, ये संडे को छोड़कर, ध्यान देना, संडे को छोड़कर रोजाना ये 10 बजे इस चैनल पर आपको मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।